हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट 3, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। आपका जो आरबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का कोर्स है वो इस बार चेंज हो चुका है और 2 बुक्स आपकी इस बार चलेंगी। पहली बुक का नाम है क्षितिज भाग 2 और दूसरी बुक का नाम है कृतिका भाग 2। तो क्षितिज बुक है जो उसमें 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है, प्रश्नोत्तर, वो आपको पहले से ही मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। और जो है कृतिका का पहला और दूसरा पार्ट मैंने डाल दिया है, उसके प्रश्नोत्तर। आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतोंक की लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? तो इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गतोंक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि लेखिका को सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। दूसरा प्रश्न, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासियों को कड़ा संघर्ष का अर्थ है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर है, गंतोक की परंपरा के अनुसार श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहराई जाती हैं। यह श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक होती हैं। इन पर मंत्र लिखे हुए होते हैं। यह संख्या में 108 होती हैं जिन्हें फहरा कर उतारा नहीं जाता है और वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही रंगीन पताकाएं किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने पर लगाई जाती हैं। अगला प्रश्न, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? लिखिए। तो इसका उत्तर है, जितेन नार्गे एक समझदार और मानवीय संवेदनाओं से युक्त जीप का गाइड कम ड्राइवर था। गाइड भी था और ड्राइवर भी था। लेखिका उसी जीप में सवार होकर सिक्किम की यात्रा कर रही थी। उसी ने ही लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के विषय में, जनजीवन अर्थात लोगों का जीवन, जन अर्थात लोग के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। उसने ही बताया था कि यहाँ उन्हें हिमालय की गहरी घाटियाँ एवं फूलों की वादियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की टंगी तस्वीरें दिखाई देंगी। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा हुआ है। इसकी घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर होते हैं। यहाँ हिमालय का सौंदर्य पल पल परिवर्तित होता जान पड़ता है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, इसीलिए इसे मेहनतकश बादशाहों का नगर कहा जाता है। किसे? गंतोक को। यहाँ की स्त्रियाँ भी कठोर परिश्रमी होती हैं। पांचवा प्रश्न, लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। इस बात को जानकर लेखिका को ध्यान आया कि धार्मिक आस्था और अंधविश्वास के बारे में सारे भारत में एक जैसी क्या है, मान्यताएं हैं, क्योंकि भारत में जो है अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ऐसा किसको महसूस हुआ? लेखिका को। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? जितेन नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वह गाइड होने के साथ साथ जीप ड्राइवर भी था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि एक कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए। जितेन में यह गुण था। इसके साथ ही एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक
तथा विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए। जितेन को सिक्किम के बारे में पूरी जानकारियाँ थी। इसके साथ ही गाइड भ्रमणकर्ता के साथ आत्मीयता का संबंध बना लेता है, अपनेपन का। इससे उसकी बातें अधिक विश्वसनीय हो जाती हैं, विश्वास करने लायक। गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए कि वाणी वो ऐसी बोले जो सामने वाले पे प्रभाव डाले, ऐसी जो है गाइड की क्या होनी चाहिए, वाणी होनी चाहिए, बोली। गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वह भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। जो भी भ्रमणकर्ता प्रश्न पूछ रहा है उसके प्रश्न का उत्तर किसे देना चाहिए, गाइड को। अतः कहा जा सकता है कि जितेन में एक कुशल गाइड के सभी गुण समाये हुए थे। 7वां प्रश्न, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के विभिन्न रूपों के बड़े मनोरम चित्र खींचे हैं। लेखिका को हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता नजर आता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी भूत सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा का दर्शन जब लेखिका बालकनी से करती है, मौसम अच्छा होने के बावजूद उसे आसमान में हल्के हल्के बादलों ने ढक रखा था। उस समय उसे कंचनजंगा के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उस समय उसे उतने फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा कि वह मानो फूलों के बाग में आई है। इसके साथ ही उसे लगता है कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगी हैं, नदियाँ चौड़ी होने लगती हैं और चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। 8वां प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति होती है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को असीम आनंद की अनुभूति होती है। उसे लगता है कि प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है और उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अपने रहस्य का क्या कर रही है, उद्घाटन कर रही है। अगला 9वां प्रश्न, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को अकस्मात वहाँ के जनजीवन ने झकोर दिया। पहला पॉइंट है, वहाँ सड़क बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ती औरतों का दृश्य भीतर तक झकझोर गया। भीतर अर्थात अंदर तक। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते और वहां से लौटते बच्चे। तीसरा, सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर लौट रही थीं। उनके सिर पर एकत्र की गई लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। 10वां प्रश्न, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में अनेक प्रकार के लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले इस दृश्य में उस ट्रैवल की भूमिका अहम होती है जो सैलानियों को उस स्थान पर भ्रमण करवाने के लिए वाहन व ठहराने आदि की व्यवस्थाएं करता है। इसके बाद वाहन चालक, परिचालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो सैलानियों को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचाते हैं जहां भी उन्हें जाना होता है। फिर गाइड उन्हें घुमाता हुआ पर्यटन स्थल की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करने वाले होटल कर्मी, पर्यटन स्थल पर छोटी छोटी अन्य सुविधाएं जैसे बर्फ़ पर चलने के लिए लंबे लंबे बूट, अन्य जरूरी सामान किराए पर देने वाले दुकानदार, हस्तशिल्प व कलाकृतियाँ बेचने वाले, फोटोग्राफर और वहाँ के स्थानीय निवासियों का जनजीवन का भी महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। 11वां प्रश्न, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर है, लेखिका का यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं को लक्ष्य करके कहा गया जो अपनी पीठ पर डोको बांधकर अपने बच्चों को संभालती हुई कठिन परिश्रम करती हैं। इन श्रम साध्य महिलाओं को देखकर लेखिका को लगता है कि यह श्रम सुंदरियां यह कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटाती हैं। वास्तव में यह बात सत्य है कि हमारी ग्रामीण महिलाएं घर का काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करके, कठिन मेहनत करके कृषि पशुपालन भी करती हैं। इस दृष्टि से वे बहुत कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटाती हैं। 12वां प्रश्न, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज की पीढ़ी भौतिक सुख सुविधाओं एवं मनोरंजन के लिए प्रकृति का विदोहन कर रही है। प्राकृतिक स्थलों को उजाड़ कर बस्तियां बसाई जा रही हैं।
विस्फोटों से पर्वत उड़ाए जा रहे हैं। पर्वतीय स्थानों पर सैलानियों के कारण गंदगी फैल रही है। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है और पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। इसे रोकने में हमें सचेत होना चाहिए और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो, गंदगी फैले और तापमान में वृद्धि हो। 13वां प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। सिक्किमी युवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है। उन्हें 500 फीट ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के और भी कई दुष्परिणाम सामने आए हैं, जैसे प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषित हो रही है, जिससे सांस लेने में कठिनाई आने लगी है। जल प्रदूषण के कारण अस्वच्छ जल पीने को मिल रहा है, इससे पेट और त्वचा के रोग बढ़ गए हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। इसी प्रकार टीबी, कैंसर, दमा, ब्लड प्रेशर आदि अनेक घातक रोग फैल रहे हैं तथा इसका आनुवंशिक दुष्प्रभाव भी बढ़ रहा है। 14वां प्रश्न, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव सिक्किम का एक खूबसूरत किंतु वीरान पहाड़ी स्थान है, जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर लेखिका को बर्फ़ का आनंद लेने के लिए जब घुटनों तक के लंबे बूटों की आवश्यकता महसूस हुई, तब उसने देखा कि वहाँ जांगू की तरह किराए पर मुहैया कराने वाली एक भी दुकान नहीं है जो उसे क्या दे सके, जूते जो है किराए पे दे सके। तब लेखिका को लगा कि कटाव में किसी दुकान का न होना भी अभी वहाँ के लिए क्या है, वरदान। वरदान इसलिए है क्योंकि वहाँ भी दुकानें होती तो वहाँ भी सैलानी जो है आते और गंदगी फैलाते, तो इसलिए वहाँ कोई दुकान नहीं है तो वहाँ कोई गंदगी भी नहीं फैलेगी। इसलिए लेखिका ने कहा कि दुकान का ना होना भी क्या है, वरदान है। 15वां प्रश्न, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। यहाँ के हिमशिखर जल स्तंभ के समान है। सर्दियों में यहाँ प्रकृति बर्फबारी करके हिम शिखरों के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में यही बर्फ की शिलाएं पिघल कर जलधारा का रूप ले लेती हैं। इस पानी से लोगों की प्यास बुझती है। यह जल संचय की एक अद्भुत व्यवस्था है। 16वां प्रश्न, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं। उन्हें भयंकर सर्दी का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे सीमा की रक्षा के लिए वहां डटे रहते हैं। उन्हें खाने पीने की चीज़ों का अभाव झेलना पड़ता है। देश के नागरिक चैन की नींद सो सकें, इसलिए वे वहां डटे रहकर रात भर जागते रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे सीने पर दुश्मन की गोली भी खाते हैं। देश की सीमा पर रक्षक बने बैठे फौजियों के प्रति हमारा दायित्व है कि उन्हें उनके परिवारों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान का व्यवहार करें। तो ये थी हमारे इस पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर्स। और भी कोई आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखनी हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।